जब हम सोते हैं तो गहरे नींद में रहते हैं, और नींद में जो हम सपने देखते हैं उसका सही में अर्थ क्या है, ये हमने क्यों देखा, ये क्यों दिखाई दिया, इसका सही जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन जब आँख खुलती है तो खुलने के पश्चात जो कुछ हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो सच लगता है। जो सपने में देखा वो सच नहीं था, लेकिन सपने में सच लग रहा था, और आँख खोलने के पश्चात जो हमने अभी देख रहे हैं उसको हम सच मान रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी अपना जन्म हुआ और जब आंखें खुली तो हमने जो कुछ देखा वो क्या है हमें पता नहीं था, सच था या काल्पनिक था, उस प्रकार का भी हम विचार नहीं करते थे। इसलिए वो बातें हमें किसी को याद भी नहीं है। उस समय भी सपने देखे होंगे नींद में, और उस समय भी हम आंखें खोलकर देख रहे थे। लेकिन उस समय जो भी सपना बचपन में देखा होगा जन्म के पश्चात, और जो भी हमने सच में देखा, उसमें सच क्या है उसके प्रति दृढ़ता समय समय पर जैसे भी अपना अनुभव, अपनी आयु बढ़ती गई, उतना विश्वास पैदा होने लगा। ये मन की दो अवस्था है जो बचपन से शुरू हुई, आज भी अस्तित्व में है। इसका अनुभव हम दोनों का जब से जन्म हुआ तब से आज तक ले रहे हैं। और ये शरीर से अलग, लेकिन शरीर के साथ जुड़ा हुआ अपना जो मन है, उस मन की अवस्था, मन का अनुभव है। और इस विषय में जब भी हम बात करने लगते हैं, जब भी हम चिंतन करने लगते हैं, या जब भी हम इस विषय पर किसी से संवाद करते हैं, तो आखिर में एक मिस्टिक अवस्था के, जिसको हम कहते हैं कि अतीन्द्रिय अवस्था की ओर पदक्रमण करते हैं। शब्द थोड़ा कठिन है क्योंकि मिस्टिक के लिए सही में हिंदी में कौन सा शब्द है मुझे पता नहीं, लेकिन वो अवस्था हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था की ओर ले जा रहा है जो हमें पता नहीं है सही है या गलत है, लेकिन उस तरफ हम पदक्रमण करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ये मन की अवस्था है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये मन जो है शरीर के साथ जब से हमने जन्म लिया है आज तक जुड़ा हुआ है। ये मन शरीर को भूलकर विचार भी करता है, लेकिन शरीर को छोड़ता नहीं है। फिर मन की अलग अलग अवस्था है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, फिर अतीन्द्रिय अवस्था है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। जिन्होंने कुछ अनुभव किया है उन्होंने अपने शब्दों में उसका वर्णन किया है। चलो हम उस तरफ फिलोसॉफिकल या तत्वज्ञान विषयक दृष्टि से नहीं ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि फिर से वही ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर कल्पनातीत अवस्था हो सकती है कि जिसका सच के साथ ज़्यादा ताल्लुक न रहता हुआ, केवल कल्पना की, इस दृष्टि से भी हो सकता है। इसलिए चलो हम अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्तृत्व है, अपना जो प्रोफेशन, या जिसको हम बोलते हैं कि जो यथार्थता जो है अपने काम की, उसके साथ काम करते करते या अनुभव करते हैं,
और उसका परिणाम अपनी कृति में कैसे दिखता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। वे वासुदेव कामत, इस नाम से ही सभी को पता है कि वासुदेव कामत पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है। उन्होंने अब तक बहुत पोर्ट्रेट किए हैं, ये आप सभी जानते हैं। वैसे ही वासुदेव कामत जब घूमने जाते हैं तो स्पॉट पर बैठकर लैंडस्केप करते हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं। यथार्थवादी या जिसको हम रियलिस्टिक कहते हैं, उस प्रकार का वासुदेव का काम रहता है, यह भी सभी जानते हैं। लेकिन आप सभी ने अनुभव किया होगा कि एक जिसको हम कंसेप्चुअल पेंटिंग कहते हैं, उस प्रकार का भी वासुदेव कामत का काम रहता है। मैं नाम का उच्चार इसीलिए कर रहा हूँ कि जो वासुदेव कामत और उसकी कला, इसके बारे में जानते हैं या जिस दृष्टि से पहचानते हैं, तो ये 3 रूप उसके काम के सभी ने देखे हैं। अभी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार के दृष्टि से, जो मेरा प्रोफेशन है, और मेरा चित्रकला के माध्यम से व्यक्त होने का एक साधन है वो, और इस व्यक्त होने में जो मेरे चित्र के विषय होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, यह भी मैंने कहा। लेकिन जब भी कोई पोर्ट्रेट करता हूँ, जब भी कोई लैंडस्केप करता हूँ या स्टिल लाइफ करता हूँ, ऐसे जिसको हम कहते हैं कि रियलिस्टिक काम करता हूँ, तो ज़्यादातर जो जागरूक अवस्था में हमने जो कुछ अनुभव किया है या देख रहे हैं, वर्तमान में, भूतकाल में या आगे चलकर भविष्य में, उनमें चित्र के लिए योग्य विषय जो प्रेरित करते हैं, उसका मैं चित्रण करता हूँ। ये सालों से मैं करते आया हूँ। लेकिन इसके अलावा जब कोई व्यक्ति भी सामने नहीं रहता, जब कोई विशेष दृश्य भी सामने नहीं रहता, और यदि एक जगह बैठा हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ बैठा हूँ, उनके साथ जीता हूँ, लेकिन वो सभी चीज़ों को भूलकर या स्वाभाविकता से उनसे अलग होकर जब मैं चिंतन करता हूँ, तब चिंतन के जो विषय होते हैं वो आंतरिक होते हैं, और वो एक प्रकार का संचित है अपने मन में, अनकॉन्शियस में या अमूर्त रूप में। ऐसे अनेक विषय संचित रूप में हैं। मैं अमूर्त रूप में इसीलिए बोलता हूँ कि जब तक वो व्यक्त नहीं होते, शब्द के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से, जब तक व्यक्त नहीं होता है तब तक वो अमूर्त है। लेकिन जब वो व्यक्त होता है तो वो मूर्त स्वरूप में आ जाता है। अदरवाइज ऑल दिस थॉट्स आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन आवर माइंड। ये अंतर्मुख होकर चिंतन करना और उस चिंतन के आधार पर उसको व्यक्त करना, वो व्यक्त करने के लिए केवल आंतरिक चिंतन का आधार रहता है कि जो अनुभव के आधार पर संचित हुआ है। और चिंतन जब करने लगते हैं तो लगता है कि हम जो कुछ अब तक देखा है या देख रहे हैं, उसका तो अंदर चिंतन है ही, संचित है ही, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ एक नई चीज हमेशा निर्माण कर रहा है।
और वो निर्माण करने वाली जो चीज़ें हैं वो जब व्यक्त होती है तब ये बाहरी अंग अंतर्मन के आधार पर व्यक्त होते हैं, व्यक्त करने का काम करते हैं। तब वो चित्र, वो कल्पना, वो एक मिस्टिक मूड में व्यक्त होती है। ये अवस्था मतलब किसी योगी को, किसी तापस को जिस प्रकार अंतर्मुख होकर ध्यान करना होता है, ध्यान मतलब एकाग्रता होती है, उसके साथ चिंतन होता है, उसी प्रकार चित्रकार भी अपने अंदर झांक कर, जो अंतर्मन की अवस्था को झांक कर किसी एक चीज़ को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, तो भी वो एक प्रकार का स्पिरिचुअल कार्य है। एक प्रकार को ऐसी अवस्था पे लेके जाता है कि जो उसे बाहरी दुनिया से अलग होकर एक खोज व्यक्त रूप में प्रकट करने की प्रेरणा देता है। ये मिस्टिक मूड हमेशा कलाकार को एक अलग ही अनुभव देता है, और वो अनुभव जो होता है वो अपने दैनंदिन जीवन के व्यवहार जैसे होते नहीं हैं। वो दैनंदिन जीवन में हम जो पाते हैं या अनुभव करते हैं वैसे नहीं होते हैं। वो एक प्रकार का ऐसा अनुभव देता है जिसको हम अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। मतलब पांचों इंद्रियों को जो बाहरी चीज़ों से जो अनुभव हो रहा है, उसके अलावा बाहरी इंद्रियों को दुर्लक्षित करते हुए अंदर ही जो एक सिक्स्थ सेंस है जो काम कर रहा है, अहर्निशम काम कर रहा है, उसको कार्यान्वित करके वो इस बाहरी इंद्रियों से प्रकट करने का काम करता है। फिर वो साहित्य हो सकता है, नृत्य हो सकता है, नाट्य हो सकता है, संगीत हो सकता है। और जब वो व्यक्त होता है तो उसी लेवल तक पहुंचा हुआ जो आस्वादक या रसिक होता है, उसको भी वो विचार संक्रमित होकर कला के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये जो मिस्टिक मूड, जहाँ निर्मित कलाकार के मन में हुई, कलाकार के कृति से व्यक्त हुई और व्यक्त हुई कला, वो मिस्टिक मूड यदि क्षमतावान रसिक हो तो उसके हृदय तक पहुंचती है, कुछ मात्रा में भी पहुंचती है, यहाँ तक कि उसके आंतरिक मन को जागृत करने का भी काम करती है। तो ये मिस्टिक मूड जहाँ उत्पन्न होता है और जहाँ पहुँचता है, वहाँ तक अपना प्रभाव डालती जाती है। इस मिस्टिक मूड को जो भी अनुभव करेंगे वो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी के ओर निर्देश करते हुए पदक्रमण करेगा, प्रतिगामी होगा, वहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ बहुत पहले रसोही वैसा बोला है अभिनव गुप्त ने, वैसे ही रस जो है वो उसी का आनंद अनुभव देता है। या तो तदानंद विप्रुन मात्रा व भासो ही रसास्वाद, जिसको हम तदानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं, वो रसास्वाद में भी उसी प्रकार का आनंद मिलता है, ऐसा उद्घोष अपने पुराने ऋषि करते हैं। धन्यवाद।